सही मायने में नरेंद्र मोदी जी, अगर आप आदिवासी हितैषी हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर आदिवासी हितैषी है, तो आप हमारी धार्मिक पहचान, हम आदिवासियों की जो पहला सर्वोच्च मांग धार्मिक पहचान, इतना बुड़बक अब आदिवासी भी नहीं रहा जितना आप समझते हैं, और जितना झूठ जितना चतुराई से बोलते हैं, तो झूठ को भी बहुत बारीकी से आदिवासी समुदाय समझ रहा है। प्रकृति को संरक्षण करने वाला आदिवासी, जल जंगल जमीन को सहेजने वाला आदिवासी, इस पूरी दुनिया का जो इस वैश्वीकरण के दौर में प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में अपना अग्रिम भूमिका अदा करने वाला आदिवासी है, आप उसको उजाड़ करके, जंगल से बेदखल करके, जमीन से बेदखल करके आप उसको कौन सा उसके लिए महान काम कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, आदिवासी हिंदू है, कोई बोल देता है कि आदिवासी कुछ और है, आदिवासी क्रिश्चियन है, कोई बोलता है आदिवासी बौद्ध है, जैन है, लंदन, मतलब तमाम जो भी चीजें है ना, इधर उधर करके चिति छान कर दिया जाता है। लेकिन आदिवासी ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना बौद्ध है, ना जैन है, ना ईसाई है। आदिवासी प्राकृतिक पूजक, आदिवासी सरना धर्मावलंबी है, सरना धर्म को मानता है। चुनाव जीतने के बाद में राजनीतिक दलें सिर्फ और सिर्फ अपना खास लोगों का ही सिर्फ काम करती है। तो युवाओं को क्या चाहिए? सबसे पहले रोजगार चाहिए। हमें सरना कोड की मांग हमारे पुरखा लोगों ने भी किया, लेकिन उसको सिर्फ कुछ लोग मांग पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में शामिल भी किए, हम दिलाएंगे, और कुछ तो बस खाली बोल के ही पार होते चले गए। तो ये जो मांग हमारी, जो बहुत ही पुरानी और बहुत ही जेन्युइन मांग है हम आदिवासियों की, हमारे जो इस मांग को पूरा नहीं होने से आज हम आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है। द जनसभा के मंच पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान है। जो खास मेहमान है उनका नाम है सोनू खलखो। सोनू खलखो आदिवासी समुदाय से आते हैं और सरना प्रार्थना रांची महानगर के सचिव हैं, और ऐसे कई विभिन्न संगठनों से जुड़ करके जो है यह सामाजिक कार्यों को अंजाम देते रहते हैं। देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व के तारीखों का ऐलान होने के बाद पहले चरण का जो मतदान होना है बस वो अंतिम पड़ाव में है। लेकिन इससे पहले द जनसभा की मंच यह जानने समझने की कोशिश कर रही है कि जिस झारखंड राज्य की उपज आंदोलन की कोख से हुई है और जो राज्य आदिवासियों के लिए जाना जाता है, आखिरकार 24 वर्ष के उस झारखंड में आदिवासियों की स्थिति क्या है, और क्या जिन बुनियादी मुद्दों को लेकर के राजनीतिक पार्टियां सत्ता की कुर्सी तक पहुंचती है, सत्ता में राज करती है, सत्ता में भोग करती है, क्या वह राजनीतिक पार्टियां झारखंड के आदिवासी हो या फिर मूलवासी हो, उनके जो बुनियादी सवाल है उन बुनियादी सवालों पर अब तक उन्होंने क्या कुछ किया है, आज इन्हीं कुछ सवालों पर जो है सोनू खलखो से बातचीत करेंगे। सोनू जी, सबसे पहले जोहार रहेगा। बहुत जोहार। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व आम सभा चुनाव का जो है घोषणा हो गया है और पहले चरण का जो मतदान होना है वह भी अंतिम पड़ाव में है। लेकिन इस बीच में द जनसभा की टीम यह जानने समझने की कोशिश कर रही है कि जो झारखंड प्रदेश एक आंदोलन की कोख से उपजी हुई है, जिस झारखंड राज्य को अलग कराने में हमारे राज्य के जो पूर्वज हैं, जो पुरखा हैं, उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, वो शहीद हो गए। उनके राज्य में जो बुनियादी सवाल 24 वर्ष जो पहले था, जब यह एकीकृत बिहार था, जब झारखंड ये बना, झारखंड बनने के बाद 24 वर्ष हो गया, तो जो 24 वर्ष का सफर और जो बुनियादी सवाल यहाँ के रहे हैं, क्या उन बुनियादी सवालों पर राजनीतिक पार्टियां काम की हैं या फिर आज भी वह बुनियादी सवाल जो है जयों का तयों लोगों के बीच में पड़ा हुआ है? सबसे पहले तो मैं द जनसभा के चैनल के तमाम जो साथी हैं उनको मैं बहुत बहुत हृदय से जोहार करता हूं, क्योंकि आज मैं विशेष रूप से आज आपके
चैनल के माध्यम से जो आगामी जो लोकसभा जो चुनाव होने जा रही है उस पर मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो सवाल जो आज खड़ा है वह बहुत ही गंभीर सवाल है। इसकी गंभीरता का पैमाना को थोड़ा सा भांपना बहुत मुश्किल है, क्योंकि झारखंड अलग राज्य बने हुए लगभग 24 साल गुजर चुके हैं। हमारा झारखंड अब युवा हो चुका है और युवा झारखंड जब चीजों को देखती है तो अपने आप को एकदम छला हुआ महसूस करती है, ठगा हुआ महसूस करती है कि आखिर में इन 24 सालों में यहाँ के जो राजनेता जो हुए, जो हैं, जो आज हमारे बीच नहीं भी है, वही लोग कहां पर झारखंड को ले जाना चाह रहे थे, और अगर ले जाना चाह रहे थे वहां तो वहां पे क्यों नहीं लेकर गए, क्यों नहीं पहुंचा झारखंड वहां पे। कहते हैं कि कोई भी राज्य को पटरी में लाने के लिए 5 साल पर्याप्त होता है और इसीलिए संवैधानिक रूप से 5 साल का कार्यकाल भी सुनिश्चित किया हुआ है। और आज इस लोकतंत्र के महापर्व का फिर से एक बार आगमन हो गया है। लोकसभा चुनाव का समय आ गया है। अब सारे राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपने अपने एजेंडा के तहत अपना एक अलग प्रकार का मैनिफेस्टो तैयार करके आज एक आम नागरिकों के बीच में, आम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन पिछला जो 5 साल को ही देख लें, ज्यादा दूर ना जाए, पिछला 5 साल को ही देखें तो हम लोग पाते हैं कि जितने भी जो राजनीतिक दलें हैं वे तमाम राजनीतिक दलें सिर्फ और सिर्फ एक जो ठगने का काम ही करते हैं। असल में काम करने के लिए वो लोग नहीं आते, सिर्फ ठगने के लिए आते हैं। ठगने के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि अगर हम देखें तो युवाओं को क्या चाहिए, सबसे पहले रोजगार चाहिए। युवा इस उम्मीद के साथ राजनीतिक दलों को अपना एक बहुत ही बहुमूल्य वोट कास्ट करती है, देती है कि उसका भविष्य सुनहरा होगा, बेहतर होगा, खुशहाल होगा, अच्छा होगा। और उसी सोच के तहत वो वोट देने जाता है मतदान केंद्र पर। और नतीजा क्या मिलता है? नतीजा उनको ये मिलता है कि चुनाव जीतने के बाद में राजनीतिक दलें सिर्फ और सिर्फ अपना खास लोगों का ही सिर्फ काम करती है और भूल जाते हैं सारे अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादों को, और मिलता है सिर्फ पीठ में लाठी। जब युवा उस बात को याद दिलाते हैं कि आप अपने मैनिफेस्टो में ये बात की घोषणा किए थे कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको भविष्य सुंदर बनाएंगे, हम आपका बेहतर भविष्य के लिए हम काम करेंगे, जब उन्हीं चीजों को जब बताया जाता है तो मिलती है बदले में लाठियां। आंदोलन करना पड़ता है युवाओं को, गैर कानूनी ढंग से उन पर केस और मुकदमा भी किया जाता है, उनका भविष्य को तबाह कर दिया जाता है। यही चीजों को प्रत्यक्ष रूप से आज का युवा देखता है। 18वीं लोकसभा चुनाव का घोषणा हो गया है, पहले चरण का मतदान भी बस अंतिम पड़ाव में है। इस बार झारखंड के जो आदिवासी समाज है, आदिवासी कम्युनिटी है, वह क्या देखकर मतदान करेगा और उनके लिए मुख्य तौर पर क्या वह मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो मतदान करने का काम करेगा। इस बार का जो लोकसभा चुनाव में आदिवासी समुदाय, विशेष रूप से मैं सरना समुदाय से ताल्लुकात रखता हूँ, सरना समुदाय से आता हूँ, तो हम विशेष रूप से हमारी बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांगे नहीं है, क्योंकि हमने अभी कुछ देर पहले ही कहा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया जाता है। हर 5 साल बाद चुनाव का मौसम आता है, वैसे ही आया है अभी। पिछले बार जितने भी चुनावी घोषणाएं की गई वो नग्न है, जो कहते पड़ी हुई है, कुछ भी वहां पे पूरा नहीं किया गया है। इस बार भी नए नए तरीकों से लुभावना रूपी, मतलब कि अपना एक मैनिफेस्टो तैयार किया गया होगा
राजनीतिक दलों का, उनको लेकर के आएंगे। लेकिन हम लोगों ने भी अपने गांड बांध ली इस बार कि हर बार ठगाना नहीं है ना। नेतवैन अपने हिसाब से चीजें तैयार करती है, लेकिन इस बार सामाजिक तौर पे सामाजिक संगठन, समाज क्या तय करती है वही तय करेगा कि जो चीज राजनीतिक दल अगर वो किसी वादा करके चला जाएगा तो जैसा आए हैं वैसे चले जाएंगे। इसमें विशेष रूप से हम लोगों ने पूर्व में भी इस बात का मांग किया था और चुनाव जीतने के बाद में भी बराबर इस चीज से अवगत कराया राजनीतिक दलों को, विशेषकर केंद्र में जो शासित जो सरकारें रही उनको, कि हम आदिवासियों को हमारी धार्मिक पहचान की सख्त जरूरत है। हमें हमारी धार्मिक पहचान दीजिए, ये अभी का मांग नहीं है। हमें सरना कोड की मांग हमारे पुरखा लोगों ने भी किया, लेकिन उसको सिर्फ मांग, कुछ लोग मांग पत्र में अपने मैनिफेस्टो में शामिल भी किए हम दिलाएंगे, और कुछ तो बस खाली बोल के ही पार होते चले गए। तो ये जो मांग हमारी जो बहुत ही पुरानी और बहुत ही जेन्युइन मांग है हम आदिवासियों की, हमारे जो इस मांग को पूरा नहीं होने से आज हम आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है। कोई बोल देता है कि आदिवासी हिंदू है, कोई बोल देता है कि आदिवासी कुछ और है, आदिवासी क्रिश्चियन है, कोई बोलता है आदिवासी बौद्ध है, जैन है, लंदन, मतलब तमाम जो भी चीजें है ना, इधर उधर करके चिति छान कर दिया जाता है। लेकिन आदिवासी ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना बौद्ध है, ना जैन है, ना ईसाई है। आदिवासी प्राकृतिक पूजक है, आदिवासी सरना धर्मावलंबी है, सरना धर्म को मानता है। कितना बार गला फाड़ फाड़ के हमारे अगुआ जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन लोगों ने भी इस बात को सार्वजनिक मंच से कहा, बताया, बकायदा प्रक्रिया के तहत कई बार लेटर भी भेजा गया केंद्र सरकार को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बस इसमें विशेष रूप से जो हम इस बार का जो राज्य सरकार है, जो यहाँ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का जो संयुक्त रूप से राजद का जो जिन्होंने इस बात को जब सरकार में आने के बाद इस चीज के ऊपर एक कदम आगे बढ़कर के काम किया और यहाँ से झारखंड विधानसभा से विशेष शस्त्र बुला करके केंद्र सरकार को भेजने का काम किया। तो ये चीज, इस मांग को इस बार प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों ने देखा और अभी मामला केंद्र सरकार के पास है। अब वो क्या निर्णय लेती है ये उस पर निर्भर करता है आप लोग। लेकिन हमारी ये जो मांग है, हमारी धार्मिक पहचान, हम आदिवासियों की जो पहला सर्वोच्च मांग धार्मिक पहचान हमें मुहैया कराए, और इस चीज को अगर जो देगा तो हम लोग आदिवासी समुदाय कदम बढ़ाएगा, वो भी अपना काम करेगा। अन्यथा बाकी हम, वो भी स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र है। 2019 की लोकसभा की हम बात करें तो 2019 की लोकसभा में झारखंड राज्य में 14 लोकसभा सीटें हैं। उन 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीटें एनडीए को मिला, यानी कि 12 लोकसभा सीट से जो है वो एनडीए के प्रत्याशी जीत करके गए और एक में झारखंड मुक्ति मोर्चा और एक में कांग्रेस की जो है प्रत्याशी जीती हुई थी। उसके बाद भी आदिवासी बहुल्य राज्य में आदिवासियों को वह सम्मान अधिकार नहीं मिल पाता है। ऐसे में जो आदिवासियों के भीतर जो आक्रोश है, जो तेवर है इस बार 2024 में, वह क्या प्रतीत कर रहा है? देखिए 2019 के दरमियान जो यहाँ से 14 लोकसभा सीटों में से 12 जो एनडीए को गया था, यहाँ पर उस समय था 2019 का, उसमें एक चीज बहुत बड़ा जो बात छुपा हुआ था वह था कि रोजगार का जो एक बहुत बड़ा जो मुद्दा जो लेकर के जो इंडिया आई थी कि युवाओं को सालाना 2 करोड़ रोजगार दी जाएगी। अब एक ये जो देश है हमारा भारतवर्ष, यह देश युवाओं का देश है और आज यहाँ बेरोजगारी का जो स्थिति है वो इतना नीचे जा चुका है, इतना बदहाली की स्थिति है कि आज कहा नहीं जा सकता। और इस बार जो है, इस बार एनडीए को तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व में जितने वादे किए उन वादों में से शायद कोई वादा को पूरा किया। तो इस लिहाजे से जो एनडीए की जितने भी प्रत्याशी होंगे
उनको तो सीधे तौर पे आदिवासी समुदाय के माध्यम से वो करारा जवाब तो मिलना तय है। और दूसरा जो बात है कि यहाँ पे झारखंड में विशेषकर जितने भी जो उनके सांसद हैं, हम रांची की ही बात कर लें। रांची में भारतीय जनता पार्टी की सांसद रहे। रांची में आप 5 किलोमीटर केवल 5 किलोमीटर कोई भी दिशा में आप दौड़ जाइए, कोई भी एक ठो आएगा बाहर से भी, कोई आदमी आ जाए तो भी 5 किलोमीटर खाली अगर कांके रोड से उधर दौड़ जाए कहीं पर भी, है ना, या सेंटर कचहरिये से कहीं 10 किलोमीटर का रेडियस में घूम जाए तो उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या स्थिति, कितना काम हुआ है। और इसको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, उसको स्वतः दिखना चालू हो जाएगा। तो इस लिहाजे से हम तो ये कहना चाहेंगे क्योंकि प्रत्याशियों को कि आपको इस बात का क्या आप लोग को लज्जा नहीं आती है थोड़ा सा भी, कि जब आप वादों की पोटलियां जब ले लेकर के निकलते हैं चुनाव के समय में, जब चुनाव जीत जाते हैं तो जीतने के बाद उन वादों का आप लोग करते क्या है? उन वादों का क्या हो जाता है? वो कौन सा बक्सा में बंद करके रख देते हैं भाई आप लोग, कि जब लोग बताने भी जाते हैं आप लोग को तो भी आप उनको अनसुना कर देते हैं। मतलब आप सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि झारखंड के जो आदिवासी हैं वो इस बार भाजपा के खिलाफ हैं? निश्चित रूप से भाजपा के साथ कतई नहीं चलना चाहेंगे, क्योंकि भाजपा ने 12 लोकसभा सीटों पर कोई काम नहीं किया। रांची तो ये तो शहर है, जब शहर में काम नहीं हुआ तो गांव घर में क्या काम होगा बताइए? गांव घर में काम नहीं होता है, गांव घर में सिर्फ और सिर्फ जी हुजूरी होता है और कुछ नहीं होता है। अगर झारखंड के 24 वर्ष में अगर वह बुनियादी सवाल आज भी लोगों के बीच में भयावह स्थिति बना हुआ है, चाहे वह बिजली की हम बात करें, चाहे वह सड़क की हम बात करें, चाहे वह शिक्षा की हम बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, अगर ये तमाम चीजें आज भी जयों का त्यों अगर पड़ा हुआ है, आज भी लोगों को यह मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाई है, तो 24 वर्ष के दरमियान में जो भी लोकसभा से प्रत्याशी यहाँ से जीत करके सांसद बन करके सदन के भीतर गए, दिल्ली पहुंचे हैं, उन्होंने क्या कुछ किया, आप लोग किस नजरिए से देखते हैं इसको? यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में बहुत ही बेकार स्थिति। और आप रिम्स का ही देख लीजिए, रिम्स को देखिए, झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल जहाँ पे पूरा झारखंड वासी इलाज के लिए आते हैं, और रांची पर ये अवस्थित है, पूरा शहर के बीचों बीच। वहां का जो स्थिति है वह स्थिति 24 सालों में देखिए, आदमी बोलते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे बढ़ता है, ग्रो करता है और वो एक बच्चा से जवान हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा जो रिम्स है, जो स्वास्थ्य के मामले में पूरे देश में एक अपना एक अभिन्न छाप छोड़ता है, अपना एक पहचान रखता है, और सरकारी अस्पताल में ये सबसे बड़ा अस्पताल है रिम्स। तो इन राजनेताओं को, इन सांसदों को, इनको तनिक भी दिखाई नहीं देता है। स्वास्थ्य में इतना तबाही मचा दिया है, मतलब इतना अंधे होते हैं वो लोग, इतना अंधा हो गया कि उसको दिखता ही नहीं है, बस कहीं नाम मात्र खाना पूर्ति। फर्श में सो रहा होता है मरीज, उसको फर्श में लेटा करके उसको टांग दिया जाता है, पानी सलाइन ऐसे चढ़ाया जाता है। सोचिए इतना मतलब रूह कप देने वाला स्थिति। वो लगता ही नहीं वो अस्पताल का तो कोई एंगल से लगता ही नहीं कि वो अस्पताल है। फिर जो बड़ी बड़ी वादे करते हैं, सारे के सारे झूठ, क्या होता है? सारे के सारे झूठ। अभी मैंने कहा कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए जाते हैं, वादे ऐसे जिनको बस पोटली में बांधते हैं चुनाव समय में। तो झूठे वादे करते हैं, उनको इस बार परिणाम भुगतना पड़ेगा। उनके ऊपर कार्रवाई करने का ही ये सही समय है। जनता को पता है कि हमारा समय कब आएगा, और यह जनता का समय आया है। नेताओं को 5 साल मिला, बढ़िया से दबा करके एकदम पूरा मलाई मारे, है ना, लेकिन अब जनता का समय है ना, तो जनता अब अपना छड़ी तो चलाएगी। और रही बात शिक्षा के क्षेत्र में, झारखंड में रांची में जितना भी सरकारी स्कूल है देख लीजिए क्या स्थिति है। सब कुछ दिखेगा, A to Z दिखेगा,
आज जितना भी जो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और रोजगार का तो कहना ही नहीं। रोजगार तो 2 करोड़ का बात लेके आया था ना केंद्र सरकार। 2 करोड़ कहाँ गया? डूबो को नौकरी नहीं दी। तो इस लिहाज से जितने भी राजनेता जो इस बार लोकसभा के मैदान में है, सारे के सारे लोग संभल जाएं। झूठा वादा लेकर के आएंगे तो जनता भी एक कान से सुनेगी, दूसरा कान से निकाल देगी, और बाकी वही करेगी जो उसको करना है। केंद्र में शासित जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी तो जहां पर भी आदिवासी बेल्ट में जाते हैं, वहां के मंच से वो आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी बताते हैं, और वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कोई हितैषी जो है दूसरा आदिवासियों के लिए नहीं हो सकता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी का जो 10 वर्ष का कार्यकाल रहा है, अगर उस 10 वर्ष के कार्यकाल में अगर आदिवासियों को उनको अपना धर्म कोड की हम बात करें, अब तक उनको नहीं मिल पाया है, ऐसे में वो जो बात कहते हैं वह तमाम चीजें क्या है, और आदिवासी समाज इस बार किस तरह से उनको जवाब देने का काम करेगा? यहीं पे है। हम हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सार्वजनिक मंच से, राजनीतिक मंच से जितना भी जो भाषण दे रहे हैं कि आदिवासी हितैषी अपने आप को कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है हम आदिवासी हितैषी हैं, तो बहुत ज्यादा तो नहीं। मैं हाल फिलहाल के कुछ घटनाओं को मैं जिक्र करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि पूरा का पूरा आदिवासी सरना समुदाय, प्रकृति पूजक आदिवासी, वो अपने धार्मिक पहचान की मांग कर रही है। आपके पास में गया हुआ है हमारा लेटर, झारखंड विधानसभा से राज्य सरकार ने भेज दिया है। आप मुहर लगा दीजिए और हमें हमारी जो दशकों पुरानी मांग जो है वो उस चीज को आप पूरा कर दीजिए। हमें सरना कोड हमें दे दीजिए, सबसे पहला चीज कर दीजिए पूरा, तब तो मानेंगे हम कि आप आदिवासी के हितैषी हैं। ये आज का मांग नहीं है हमारा, है ना, दशकों पुरानी मांग है हमारी। बाबा कार्तिकपुरा भी गुजर गए, सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत भी गुजर गए, दादा सरना रत्न एतोरा भी गुजर गए, सरना धर्म गुरु भी हमारे जो रहे डॉक्टर प्रवीण उरांव, वो भी हम गुजर गए। ऐसे अनेकों जो धर्म अगुआ लोग जो हमारे रहे हैं, राजनीतिक अगुआ लोग रहे हैं, वो आज हमारे बीच में नहीं है। इस मांग को करते करते अब कि हमारे आदिवासियों की जो मांग है उसको पूरा करिए, हमें हमारी धार्मिक पहचान दीजिए। तो अगर सही मायने में नरेंद्र मोदी जी, अगर आप आदिवासी हितैषी हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर आदिवासी हितैषी है, तो आप लागू कर दीजिए, हमें हमारी धार्मिक पहचान दीजिए तो मान लेंगे। अन्यथा कहिए कि चुनाव जीतने के बाद हम आपको देंगे, तो भैया है ना, इतना बुड़बक अब आदिवासी भी नहीं रहा जितना आप समझते हैं, और जितना चतुराई से बोलते हैं, तो झूठ को भी बहुत बारीकी से आदिवासी समुदाय समझ रहा है। बाकी काम आदिवासी समुदाय क्या करेगी वो उसको पता है। झारखंड बनने के बाद डिस्प्लेसमेंट इस झारखंड प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा जो है सो मुद्दा रहा है, खास करके आदिवासी कम्युनिटी के लिए। और ज्यादातर जो परिवार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो जमीनें अधिग्रहण की गई है, चाहे उद्योग के नाम पर हो, चाहे किसी और चीज के नाम पर हो, तो वहां पर आदिवासी परिवार जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और आज भी उसका दंश वो झेल रहा है। आज भी वो आदिवासी परिवार जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज तक उसके सर पर छत नहीं है, और कई परिवार तो झारखंड छोड़ करके दूसरे राज्यों के जंगलों में रहने को बेबस है। ऐसे में जो डिस्प्लेसमेंट जिस नाम पर हुआ है, आखिर डिस्प्लेसमेंट हुए जो पीड़ित परिवार है, जिनका घर से छत छिन गया, जिनके जमीनें चली गई, आखिर जो सरकार सत्ता में रही, जिस नाम से उन्होंने जमीन को लिया, डिस्प्लेसमेंट हुए परिवार, आखिर उन परिवार की भलाई अब तक क्यों नहीं हुआ? आखिर उस परिवार के लिए सोचा क्यों नहीं गया? और जो डिस्प्लेसमेंट का कानून बनाया गया, वह डिस्प्लेसमेंट के कानून को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? क्या लगता है कि आदिवासियों को खत्म करने के एक साजिश षड्यंत्र जो है वह बहुत गहरी है? एकदम यहाँ पर साफ तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ इस देश से आदिवासियों के जितने भी जो हक अधिकार है, उन तमाम हक अधिकारों को समाप्त करने का साजिश रचा गया है, और उसका शुरुआत भी कहीं ना कहीं शुरू किया जा चुका है। जो छत्तीसगढ़ के जो हसदेव जंगल को जिस प्रकार से एकदम वहां एकदम
बर्बरता पूर्वक जो कटाई जो वहां पे हो रही है, प्रकृति को तबाह वहां जो किया जा रहा है, वहां के जो आदिवासियों को वहां एकदम बुरी तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। खूंटी में, झारखंड की खूंटी में जिस प्रकार से वहां पे बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया, बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, वहां पर इस जितने भी जो चीजें हैं, खनिज संपदा है, उस खनिज संपदा को छीनने के दृष्टिकोण से पूंजीपतियों को केंद्र सरकार अलॉट करना चाहती है। आदिवासियों के जमीन के नीचे खनिज है और उस खनिज को लूटना चाहती है, छीनना चाहती है। हाँ। और राज्य सरकार अपने चंद चुनिंदा पूंजीपति साथियों को उपलब्ध कराने के लिए ऐसा कर रही है। और इससे साफ तौर पे आदिवासी समुदाय समझ रहा है, देख रहा है अपनी खुली आंखों से कि किस प्रकार से केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार का कुकृत्य कर रही है। और इससे ऐसा कौन सा विकास हो जाएगा आदिवासियों का, बताइए। जंगल पर आश्रित रहने वाला आदिवासी, पूरे प्रकृति को संरक्षण करने वाला आदिवासी, जल जंगल जमीन को सहेजने वाला आदिवासी, इस पूरी दुनिया का जो इस वैश्वीकरण के दौर में प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में अपना अग्रिम भूमिका अदा करने वाला आदिवासी है, आप उसको उजाड़ करके, जंगल से बेदखल करके, जमीन से बेदखल करके है, आप उसको कौन सा उसके लिए महान काम कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से और उन तमाम जो लोग हैं जो कहते हैं कि आदिवासियों का विकास होगा, जो ये कहते हैं इस तरह का बातों को, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि किस टाइप का विकास आदिवासियों को करना चाह रहे हैं। जिस दिन आदिवासियों का जमीन खत्म हुआ, आदिवासी स्वतः मर जाएगा। और आदिवासी मरेगा मतलब प्रकृति खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति को सही मायने में अगर कोई समझता है तो वह है आदिवासी समुदाय। और आदिवासी समुदाय का हर वो चीज को प्रकृति ही समझता है। आपको उदाहरण में देना चाहूंगा, अभी हाल के समय में, कोरोना काल के समय में आप लोगों ने देखा कि आदिवासी इलाकों में कोरोना का प्रकोप उस पैमाने पर नहीं था जैसा कि शहरों में था। क्यों ऐसा था? क्योंकि यहाँ पर यह प्राकृतिक प्रलय था। कोरोना एक प्राकृतिक प्रलय था, जिस चीज को उसको भी पता था कि हमको चीजों को कहां पर कैसे वार करना है, क्योंकि ये इंसान भूल गया है कि जो प्रकृति को संरक्षण दे रहा है, संरक्षित कर रहा है ना, उसको अगर खत्म कर देता है तो अंजाम क्या हो। अगर आदिवासी कम्युनिटी पर इस तरह का शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, फिर आदिवासी समाज में इतना बिखराव क्यों है? या बिखराव का सवाल मैं इसलिए आपसे मैं जानना चाह रहा हूं क्योंकि दिसोम गुरु शिबू सोरेन झारखंड के एक बड़े नेता, बाबूलाल मरांडी एक बड़े नेता, अर्जुन मुंडा एक बड़े नेता, चमरा लिंडा एक बड़े नेता, ऐसे कई बड़े नेता इस झारखंड प्रदेश में हैं। ठीक उसी तरीके से हेमंत सोरेन, जो झारखंड के युवाओं के आवाज, झारखंड में युवाओं के प्रेरणा स्रोत, एक बड़े उभरते हुए नेता थे, झारखंड के मुख्यमंत्री थे। जब उन्हें बिना आरोप का गिरफ्तार कर लिया गया, उस वक्त में झारखंड के जो तमाम आदिवासी समाज के, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए राजनेता हो, वो एक मंच पर, एक जगह पर दिखाई क्यों नहीं दिए? आखिर इस बिखराव का कारण आप कैसे देख रहे हैं, क्या मानते हैं? ये जो आपका सवाल है, ये सवाल बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि आज झारखंड अलग राज्य बने हुए 24 साल हो चुके हैं। इन 24 सालों में यहाँ के जो बड़े आदिवासी नेता जो हुए हैं और जो है अभी वर्तमान में, उन सबों के बीच में जो समन्वय की जो कमी, कहीं ना कहीं एक पहला कारण है कि शायद उन लोगों के बीच में अगर समन्वय होती तो शायद आज झारखंड में कुछ और स्वरूप में हमें देखने को मिलता। और समन्वय के अभाव में ही कहीं ना कहीं आज झारखंड काफी पीछे, बहुत पीछे। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासी काफी पीछे।
हम लोग जब पाते हैं कि हम लोग जब शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, रोजगार की जब बात करते हैं, तो इन्हीं बिखरावों के जाल में हम लोग फंस के उलझ के रह जाते हैं। अभी जो आपने बातें कही, जो कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे युवाओं के काफी चहेता हुए, और आज वो जेल में है। हेमंत सोरेन जी जेल में है, आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है, मामला कोर्ट में है, तो उस पर तो अभी मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इतना उनका ये बात जरूर कहूंगा कि हेमंत सोरेन जी जैसे ही इस बार उनको जब सत्ता सौंपी गई झारखंड में, उन्होंने बेहतरीन काम करना चालू कर दिया था। कोरोना के समय में, विपरीत समय में उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहा था। जब ऐसा अच्छा काम करने के दरमियान जो सबसे जो स्वागत योग्य था कि वो पहले मुख्यमंत्री ऐसे बने जिन्होंने अपने राज्य के राज्यवासियों के लिए एयरलिफ्ट की व्यवस्था की, और एयरलिफ्ट के माध्यम से राज्य के लोगों को उन्होंने लाने का काम किया, तो बहुत स्वागत योग्य था, बहुत खुशी की बात था। दूसरा जो चीज था आदिवासियों के लिए, जो उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक और जोरदार डिसीजन लिया, वह था कि डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा परदेशी छात्रवृत्ति योजना, जिसके तहत यहाँ के होनहार आदिवासी छात्र छात्राएं विदेश में पढ़ सके, और उनको विदेश भेजने का काम किया, उनको विदेश में शिक्षा वो ग्रहण करके लौट रहे। तो ये बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा, एक बेहतरीन कदम रहा है, जो झारखंड अलग राज्य बनने के बाद में ऐसा नहीं हुआ था झारखंड के इतिहास में। वो काम को उन्होंने शुरुआत किया। फिर उसके तुरंत बाद में उन्होंने सरना आदिवासी धर्म कोड को विशेष विधानसभा से विशेष शस्त्र बुला करके उन्होंने केंद्र सरकार को भेजने का काम किया, जो धार्मिक पहचान को दिलाने के मामले में उन्होंने एक बड़ा कदम बढ़ा दिया था आदिवासियों के लिए। तो ऐसे अनेकों काम जो रोजगार के क्षेत्र में भी उन्होंने अच्छा कदम बढ़ाया था, लेकिन दुर्भाग्य से उन पर जो आरोप लगे, और उन आरोपों को देखते हैं तो उन आरोपों में भी अजब गजब की स्थिति है, लेकिन कानून की, लेकिन जो बिखराव का कारण है, आखिर जब आदिवासी, चाहे भाजपा के नेता जो आदिवासी हैं वो भी आदिवासियत की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं, जो इंडिया गठबंधन में है, चाहे जेएमएम की हो, कांग्रेस की बात हो, जो आदिवासी नेता हैं, जो चेहरा है, वो भी वही बात करते हैं। फिर जब एक आदिवासी नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है बिना आरोप सिद्ध किए हुए, उस वक्त में सभी आदिवासी नेता, सामाजिक संगठन के लोग एक जगह जमा क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आखिर क्या कारण है? यहाँ पे आदिवासी संगठन की बात आई। आदिवासी संगठनों ने राज्य के मुख्यमंत्री की जो निराधार जो आरोप जो निकल करके सामने आ रहे थे, तो सामाजिक संगठनों ने निश्चित रूप से राज्य के मुख्यमंत्री के हित में उनके लिए है ना आंदोलन की, और इस चीज को राज्य के आदिवासी मूलवासी संगठनों ने, सभी संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने इस चीज को राजनीतिता दिखाई नहीं दी। लेकिन रांची में जिस प्रकार से जो चीजें हुई, अलग अलग समय पे जो हुई, यहाँ जो बिखराव और जो यहाँ पे जो समन्वय की कमी जो बात बोले, यहाँ ये समन्वय की कमी हर उस जगह जो है ना व्याप्त है, और उसका ही दुष्परिणाम है कि आज एक चीज तो देखिएगा कि एक मान लेते हैं कि हेमंत सोरेन ने सही मायने में वो अपराध किया, लेकिन चलिए उसको जेल में डाल दिया गया, लेकिन क्या सिर्फ अकेले एकमात्र हेमंत सोरेन ही है क्या राज्य को लूटने में? सवाल है यहाँ पे। आदिवासी संगठन, आदिवासी समुदाय के लोग सब देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहे, सो बात नहीं है, लेकिन और सब समझते हुए यहाँ पे आगे की चीजों को निर्णय भी ले लिए कि करना क्या है ना। यहाँ पे तमाम राजनीतिक दलों में, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो आजसू में हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल में, सारे के सारे राजनीतिक दलों के राजनीतिक अगुवाओं ने, है ना, सभी ने बड़े बड़े घोटाले किए, लेकिन आज अकेले सिर्फ हेमंत सोरेन जेल में। तो ऐसे में तो ऐसे और आज तो सोनू जी सवाल जो निकल रहा है कि ऐसे में तो फिर आदिवासी का दुश्मन है। यहाँ पर सिर्फ आदिवासी ही घोटाला करने वाला नहीं, देखिए अमूमन जोड़ तोड़ करके सिर्फ आदिवासियों के ऊपर बात को लाके खड़ा कर दिया था। यहाँ झारखंड में गैर आदिवासी नेताओं ने भी झारखंड को कम नहीं लूटा,
और इतना लूटा कि कहा नहीं जा सकता, आंकड़ा भी निकाला नहीं जा सकता, चाहे लाख कितना निकाल। यहाँ तो हाथियों उड़ा दिया था बीजेपी की सरकार में। जब इससे पहले जेएमएम कांग्रेस से पहले जब बीजेपी की सरकार थी, तब तो हाथी को जम के उड़ाया गया, हजारों हजार करोड़ रुपया उड़ाया गया एकदम। उसकी तो कोई जांच नहीं कराई जाएगी, ना सीबीआई जांच होगी, ना ईडी की जांच होगी, ना किसी भी प्रकार की कोई जांच होगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या ये इस राज्य की जो जनता है वो नहीं देख रही, नहीं समझ रही? सो बात नहीं है, सब समझ रही है। लेकिन यहाँ पे जो आदिवासी नेता लोग जो है, क्योंकि राज्य है आदिवासी राज्य, आदिवासी राज्य है, तो मामला सवाल जो है आदिवासी नेताओं पर एकदम सबसे पहले जाती है, और वहीं पर ही सवाल हो जाता है, और होने के बाद जो निष्कर्ष भी उसी की इर्द गिर्द निकाली जाती है। और आज कहीं ना कहीं एक चीज जो है, इसको तो मानना पड़ेगा नेताओं को, जो आदिवासी नेता है, आप लोगों का राज्य का अगर भला करना चाहते हैं, राज्य का उत्थान चाहते हैं, और राज्य को अगर चाहते कि चहुमुखी विकास की ओर ले जाएं, तो आप लोगों को तो एकजुट होना होगा। चाहे आप कोई भी दल में, चाहे बीजेपी में है, चाहे कांग्रेस में है, चाहे जेएमएम में है, चाहे आजसू में, कहीं पर भी आप लोग कम से कम राज्य के हित के लिए, राज्य की मिट्टी के लिए आपको साहसिक कदम उठा। सीता सोरेन जो शिबू सोरेन की बड़ी बहू है, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है, वो अपने घर, अपनी पार्टी को छोड़ करके भाजपा में चली गई है। इसको आदिवासी समाज किस तरीके से देखता है और क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये उनकी अपनी एक व्यक्तिगत निर्णय है, क्योंकि वो एक राजनीतिक अगुवा है, और राजनीतिक व्यक्तित्व के आदमी अपना राजनीतिक, उसको अपना कुछ भविष्य दिख रहा हो बीजेपी में, सीधी सी बात है कि हर एक राजनीतिक दल का जो एक राजनेता होता है, वो अपना राजनीतिक भविष्य देखता है। चाहे उसको अगर जेएमएम में नहीं दिख रहा हो तो उसको बीजेपी में दिख रहा हो, या फिर बीजेपी में कल को नहीं दिखेगा तो कहीं कांग्रेस में दिखेगा। तो वो यही होता है, समय आने पर दल बदल बड़ी करते हैं नेता। और इन दल बदलू नेताओं को ना आदिवासी समुदाय अब बढ़िया से समझ चुके हैं, और इसीलिए मौका है समय, अगर दल ही बदलना था तो आप 1 साल 2 साल पहले दल बदल लेते हैं, क्या दिक्कत है? अगर लगता था कहीं कमी बेसी है, आपको कुछ बेहतर करना है, तो आप 1 साल 1.5 साल पहले दल बदल लेते और काम करते। लेकिन चुनाव से ठीक पहले दल बदलना मतलब साफ है कि आप एक व्यक्तिगत स्वार्थ के तहत आप गए। तो दुमका से भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है, परिणाम क्या होने वाला है? परिणाम तो उनका वही मिलेगा जो आदिवासी समुदाय तय किया है, उसको तो मिलेगा। क्या तय किया है? कि दल बदलू नेताओं को चुनाव के समय में, जो दल बदलू नेता लोग जितने भी हैं, उनको कतई स्वीकार नहीं करना है। अच्छा, आप लोगों से अगर पूछा जाए कि सीता सोरेन की पहचान झारखंड प्रदेश में क्या था, किस रूप में सीता सोरेन को आप लोग जानते थे, तो क्या जवाब होगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल झारखंड प्रदेश में ये बाहर निकल करके आ रहा है, लोग बातचीत कर रहे हैं, वैसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? हम लोग तो अगर साफ तौर पे कहे तो सीता सोरेन तो हम लोग जानते थे कि झारखंड राज्य के जो दिसुम गुरु बाबा शिबू सोरेन, उनके जो बेटा के बड़ी बहू के रूप में ही जानते। साफ तौर पर सीधा सीधी जो बात, उनके बड़ी बहू के रूप में ही हम लोग जाने। पहचान था कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन उनकी बड़ी बहू। हमने कभी भी, हम लोगों ने जो देखा कि उनका व्यक्तिगत अपना जो ऐसा समाज में, आदिवासी समुदाय में ऐसा कोई वैसा रोल ही नहीं देखा जिससे कि हम कह सके कि वो अपने दम पे अपनी पहचान हो गए। लेकिन आज दुर्भाग्य यही है कि ऐसा विपरीत समय में, जब हम लोग पूरे झारखंड वासी आज हम लोग बुरी तरह से पिछा रहे हैं, विपरीत समय है, और ऐसा समय में दल बदल रहे हैं लोग, तो क्या शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन के बिना जो पहचान सीता सोरेन का झारखंड प्रदेश में था, क्या वह पहचान इन लोगों के बिना बचा पाएगी? ये थोड़ा सा बहुत ही पेचीदा चीज है, क्योंकि अब दल बदल चुकी है, अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से उनका कुछ अलग मापदंड हो गया है। लेकिन जो पहचान जो था, पहचान तो वही रहेगा जहां से निकल के आया, क्योंकि जो पहचान मिलता है तो एक बार मिलता है, और जब मिलता है और उस पहचान को अगर आदमी संभाल के नहीं रख पाता है ना, तो फिर जब जाता है तो फिर दोबारा
लौट के नहीं मिलता। सोनू जी, आखिरी सवाल के साथ हम लोग बातचीत बंद करेंगे। झारखंड में इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है, इस लोकसभा के चुनाव में हेमंत सोरेन वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई बताई जा रही है। एक तरफ झारखंडी माटी का बेटा हेमंत सोरेन और एक तरफ एनडीए गठबंधन में बड़ा बड़ा नेता नरेंद्र मोदी से लेकर के, अमित शाह से लेकर के, अर्जुन मुंडा से लेकर बड़े बड़े कद्दावर नेता। इस बार का झारखंड का जो 14 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव होना है, उस 14 लोकसभा सीटों पर दोनों के बीच की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में झारखंडी माटी के बेटा का जीत होगा या फिर उन नेताओं का? इस बार तो हम लोग सिर्फ देख रहे एक ही चीज कि राजनीतिक दलों का मैनिफेस्टो क्या बोलता है। अच्छा, और मैनिफेस्टो क्या बोलता है, इसी पर आधारित सारा जवाब मिलेगा। सारा जवाब सारा जवाब मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप